नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए। मेट्रो रेल सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। विद्यालय और महाविद्यालय 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत कोविड महामारी से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में। ओडिशा सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा एनईईटी के सुचारू संचालन के लिए 7 शहरों से पूर्णबंदी हटाई। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप चलाने में शामिल कंपनियों के लगभग 47 करोड़ रुपए फ्रीज किए और भारत ने अगले महीने रूस में होने वाले बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास से अलग हटने का फैसला किया। समाचार प्रभात के इस अंक में आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 68वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे से दोबारा सुना जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इसमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंडवॉश या सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ऑनलाइन अध्यापन या टेलीफोन पर परामर्श देने और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बुला सकते हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए छात्रों को अपने माता-पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक कड़ाई से लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा और केवल गृह मंत्रालय की स्वीकृति से ही इसकी अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के अंदर
और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की आवागमन के लिए अलग से अनुमति या स्वीकृति अथवा ई परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का स्थानीय लॉकडाउन न लगाने की सलाह दी है। सुरक्षित दूरी सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना आवश्यक होगा। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की निगरानी करेगा। दुर्बल, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले, लंबी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। उनसे कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी तथा अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले सुझावों तथा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार विमर्श पर आधारित हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत कोविड महामारी से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में है। नई दिल्ली में कोविड-19 पर मंत्री समूह की 20वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मृत्यु दर 1.81% है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.47% हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल 0.29% रोगी वेंटिलेटर पर हैं, 1.93% आईसीयू में और 2.88% रोगी ऑक्सीजन पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने मंत्री समूह को बताया कि केंद्र ने 338 लाख से अधिक N95 मास्क, लगभग 135 लाख व्यक्तिगत सुरक्षा किट और लगभग 27,000 वेंटिलेटर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने अधिकारियों को संसद और राज्य विधानसभा सत्रों के दौरान सदस्यों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया। मंत्री समूह ने आगामी त्योहारों के दौरान संक्रमण प्रसार को लेकर चिंता प्रकट की और लोगों से सतर्कता उपायों का पालन करने को कहा। चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद के पॉल ने मंत्री समूह को भारत और विश्व में कोविड वैक्सीन विकसित किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 29 वैक्सीन नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया में हैं, इनमें 2 भारत के हैं। डॉक्टर पॉल ने मंत्री समूह को कोविड-19 वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की प्रगति की भी जानकारी दी। बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, जहाजरानी मंत्री मनसुख लाल मंडाविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय भी उपस्थित थे। भारत ने 4 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड जांच का नया कीर्तिमान बनाया है। पिछले 24 घंटों में 9,28,000 से अधिक जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि केंद्र सरकार तथा राज्यों के लगातार और गंभीर प्रयासों के कारण देश में अब तक 4 करोड़ 4,06,09 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन संक्रमण की आशंका वाले जनजातीय समूहों को कोविड महामारी से बचाने के लिए अनेक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के अधिकारी देशी जनजातीय समूहों के कल्याण कार्यों के लिए पोर्ट ब्लेयर में स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में हैं। द्वीप समूह में 6 अनुसूचित जनजातियां हैं। निकाबोरीज को छोड़कर अन्य 5 जनजातियों ग्रेट अंडमानीज, जारवा, सेंटिनीलीज, ओंगे और शोम्पेन को दुर्बल जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है। जारवा समुदाय के लोगों को सलाह दी गई है कि कोविड संक्रमण प्रसार की किसी स्थिति से बचने के लिए छोटे छोटे समूहों में रहें। कुछ अंडमानीज जनजाति के लोगों ने कोविड-19 की पुष्टि हुई है, लेकिन उनमें हल्के लक्षण मिले हैं या कोई लक्षण नहीं मिला है। इनमें से 3 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं और बाकी लोगों को सावधानी के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है या घर पर ही पृथकवास में रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड जांच में लगातार तेजी आ रही है। अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श के अनुरूप प्रति 10 लाख की आबादी पर प्रतिदिन 140 से अधिक नमूनों की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है।
केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण की रोकथाम के उपायों की कल संयुक्त रूप से समीक्षा की। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि कोविड प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सक, अर्ध चिकित्साकर्मी और अन्य लोग निकट समन्वय से काम करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के सभी जिला अधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्रतिदिन 2 बार बैठक करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सुबह की बैठक कोविड अस्पताल में और शाम की बैठक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में होनी चाहिए। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 टेस्टिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। कल एक दिन में 1,48,147 सैंपल की जांच की गई, जो अब तक की एक दिन में की गई सर्वाधिक जांच है। राज्य में अब तक कुल 53,50,704 सैंपल्स की जांच की गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,684 नए मामले आने के बाद अब राज्य में कोरोना के 53,603 सक्रिय मामले हो गए हैं। 26,865 मरीज होम आइसोलेशन, 2,403 प्राइवेट अस्पतालों में और 262 मरीज सेमी पेड फैसिलिटी में रह रहे हैं। शेष कोरोना मरीज L1, L2 और L3 लेवल कोरोना अस्पतालों में हैं। प्रदेश में अब तक 1,62,741 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। इस बीच कोविड-19 के संबंध में राज्य में शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से लागू साप्ताहिक प्रतिबंध जारी हैं और वह कल सोमवार प्रातः 5 बजे तक लागू रहेंगे। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान बाजारों को विसंक्रमित करने का कार्य किया जाता है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से 10% अधिक है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2,629 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 1,15,074 रोगी कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। एक रिपोर्ट। बिहार में कोरोना के सक्रिय मरीजों से 6 गुना से अधिक संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के अभी 17,728 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 1,12,445 रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना संक्रमितों में 14,359 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और घर पर रहकर ही उनका इलाज जारी है। ये सभी संक्रमित मरीज बिना लक्षण वाले हैं। 1,678 गंभीर संक्रमित मरीजों का इलाज कोविड केयर हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। राज्य में 3,130 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां घर घर जाकर लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि एक व्यक्ति से एक ही बार रक्त प्लाज्मा लिए जाएंगे। प्लाज्मा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में भी कोरोना महामारी के कारण महीनों से स्कूल बंद हैं और ऐसे में बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं, रेडियो स्कूल कार्यक्रम, व्हाट्सएप ग्रुप, डिजी लैब के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश से एक विशेष रिपोर्ट। बैतूल जिले का चिचौली ब्लॉक ऐसे इलाकों में शामिल है जहां न स्मार्टफोन है, न इंटरनेट, न टीवी और न ही माता पिता के पास रेडियो सेट खरीदने के पैसे। कोरोना संक्रमण के दौरान बच्चों की पढ़ाई रुक गई थी। ऐसे में यहां के बच्चों के सच्चे गुरु बनकर सामने आए यहां की माध्यमिक शाला जामली के शिक्षक राजू आठनेरे। उन्होंने अपने वेतन से ऐसे बच्चों के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 FM रेडियो सेट खरीदकर चिचौली और पाटाखेड़ा जन शिक्षा केंद्र को दिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई रेडियो स्कूल के जरिए जारी रहे। जिन माता पिता के पास न रेडियो है, न मोबाइल है, न टीवी है, ऐसे गरीब तबके के बच्चों को एक शिक्षा का कोना उपलब्ध कराया और वहां कक्षाएं संचालित की जा रही है। हमारे अधिकारी लोग हमको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर दीपक महाले ने शिक्षक राजू आठनेरे के प्रयासों को काबिले तारीफ बताया है। ये संसाधन नहीं होने से उन्हें इस मोहल्ला क्लास रेडियो सेंटरों से जोड़ा गया। 283 रेडियो सेंटर मोहल्ला क्लास के शुरू कराए। गौर करने वाली बात यह है कि इस महामारी में जब पूरी दुनिया थमी हुई है, तब भी आकाशवाणी
हर घर तक पहुंचकर लोगों को समाचार, शिक्षा, सूचना और मनोरंजन पहुंचाने का काम कर रही है और राजू वाटनेरे जैसे शिक्षक इस सुविधा को विद्यार्थियों तक पहुंचाने की अहम कड़ी हैं। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 1282 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 80.59% हो गई है। गुजरात में अब तक 21,95,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है, जिसमें से 74,234 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। कल संक्रमण के 1,282 नए मामलों में से सबसे अधिक 181 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 143 और वडोदरा में 89 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 93,883 हो गई है। राज्य में 15,230 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 89 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर कल 1,111 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 75,662 हो गई है। कल 13 मरीजों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 2,991 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद 18 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में बेल्लारी जिला अस्पताल ने पिछले 2 महीने में कोविड संक्रमित माताओं के सफल प्रसव से 101 शिशु जन्म की विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। बेल्लारी सरकारी अस्पताल के सर्जन डॉक्टर एन बासा रेड्डी ने आकाशवाणी को बताया कि इन 101 शिशुओं में से 72 का जन्म सिजेरियन और 21 का सामान्य प्रसव से हुआ है। Some of the patients with hypertension, some of the patients with abnormal presentation, like the breech is coming out. The babies also we have tested corona test, out of which 5 babies have come positive, and all the cases, both mother and baby, both are fine and recovered. Everyone sent home. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कल सभी जिला अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड-19 की स्थिति पर विचार विमर्श किया। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई। राज्य में कल कोविड-19 के 6,352 रोगी सामने आए। पिछले 30 दिन में पहली बार ये आंकड़ा 6,000 के पार गया है। कल इस संक्रमण से मृत्यु की संख्या में कुछ कमी आई। महामारी से कल 87 लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट। केंद्र द्वारा अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही राज्य सरकार भी 1 सितंबर से छूट दिए जाने संबंधी आदेश जारी कर सकती है। मुख्यमंत्री की जिलाधिकारियों के साथ हुई बातचीत के दौरान जिला स्तर पर वास्तविक स्थिति की समीक्षा की गई। अनलॉक के अगले चरण के लिए कदम उठाने में सरकार की सहायता के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पैनल ने भी स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की जानकारी मुहैया कराई है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने 7 सितंबर से कुछ मुकदमों की सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति ने ट्रायल के तौर पर मामलों की सीधी सुनवाई के लिए चेन्नई में 2 जजों वाली 6 पीठ और मदुरई में 2 पीठ बनाने का निर्णय लिया है। अन्य पीठ मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से किरण शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए। मेट्रो रेल सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। विद्यालय और महाविद्यालय 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत कोविड महामारी से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में। ओडिशा सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा एनईईटी के सुचारू संचालन के लिए 7 शहरों से पूर्णबंदी हटाई। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप चलाने में शामिल कंपनियों के लगभग 47 करोड़ रुपए फ्रीज किए और भारत ने अगले महीने रूस में होने वाले बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास से अलग हटने का निर्णय किया। ओडिशा सरकार ने राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के सुचारू संचालन के लिए 14 सितंबर तक 12 दिनों के लिए 2 चरणों में लॉकडाउन हटाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि पहले चरण में आज से 7 सितंबर तक और दूसरे चरण में 12 से 14 सितंबर तक कोई लॉकडाउन नहीं रहेगा। जेईई और नीट की परीक्षाओं में भाग लेने वाले आवेदकों, उनके अभिभावकों और परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है।
हालांकि इस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। जेईई परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होनी है, जबकि नीट का आयोजन 13 सितंबर को होगा। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की प्रक्रिया के बारे में कल घोषणा की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्णय दिया था कि डिग्री पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा दिए बिना प्रोन्नत नहीं किया जा सकता। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सामंत ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके मंत्रालय को निर्देश दिया है कि पूरी सतर्कता बरतते हुए सुगमता से परीक्षाएं कराई जाएं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने राज्य शिक्षा संस्थानों को विलय करके राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की स्थापना करने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप चलाने में शामिल कंपनियों के लगभग 47 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। निदेशालय ने शुक्रवार को अवैध सट्टेबाजी से जुड़े एक मामले में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 स्थानों पर तलाशी ली। निदेशालय का कहना है कि अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप में शामिल भारत के बाहर से संचालित वेबसाइटों के पंजीकृत कार्यालयों, उनके निदेशकों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 17 हार्ड डिस्क, 5 लैपटॉप, फोन, कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और HSBC बैंक के 4 खातों में जमा 47 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में कल देर रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों की गोलीबारी के बाद ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सहायक उप निरीक्षक शहीद हो गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। भारत ने रूस में अगले महीने होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास काबाकाज 2020 से अलग हटने की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत और रूस नजदीकी और विशिष्ट रणनीतिक साझीदार हैं और रूस के नियंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेता रहा है। लेकिन कोविड महामारी और इसके कारण अभ्यास में साजो सामान की व्यवस्था सहित संबंधित कठिनाइयों को लेकर भारत ने काबाकाज 2020 में सैन्य टुकड़ी नहीं भेजने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने बताया कि रूस को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है। शंघाई सहयोग संगठन की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगले सप्ताह रूस यात्रा से पहले ये निर्णय आया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में सामान्य वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। चलें चेन्नई तो वहां बादल छाए रहेंगे और तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूरब की बात करें तो कोलकाता में गरज के साथ आंधी वर्षा के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं उत्तर भारत में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं मुजफ्फराबाद में तापमान 20 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बात करें पूर्वोत्तर की तो गुवाहाटी में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। आशुराए मुहर्रम आज देश में श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य और न्याय के लिए करबला में अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आनंद।
आज प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश तथा कहां क्या क्या और छूट दी जा रही है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। लगभग सभी अखबारों ने अनलॉक 4 के अंतर्गत 65 साल से अधिक आयु के लोगों और 10 साल से छोटे बच्चों को आवश्यकता न होने पर घर से न निकलने की सलाह और 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहने पर भी अपने विचार रखे हैं। अमर उजाला ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी नहीं। जनसत्ता के शब्द हैं, संक्रमण के मामले 35 लाख के पार। कल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा देश का सम्मान बढ़ाने और अनुकरणीय लगन तथा निष्ठा के लिए खिलाड़ियों को सम्मानित करने की खबर सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चित्र सहित दी है। प्रधानमंत्री की इस सलाह को भी लगभग सभी अखबारों ने विस्तार से दिया है कि कृषि की शिक्षा मिडिल स्कूल स्तर पर ही दी जाए और किसानों को पानी बचाने वाली सिंचाई तकनीकों के प्रति वैज्ञानिक जागरूक करें। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार के सिंचाई प्रयासों और किसानों के लिए अन्य योजनाओं की चर्चा भी अखबारों में है। जम्मू में भारत पाक सीमा पर सुरंग का पता लगाया सीमा सुरक्षा बल ने, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, पाकिस्तानी साजिश का भंडाफोड़। पुलवामा में एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मार गिराए जाने की खबर भी पहले पन्ने पर है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 43 करोड़ रुपए का सोना जब्त किए जाने की खबर कुछ अखबारों ने दी है। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर विशेष आलेख में लिखा है, देश भर में अगस्त महीने में बीते 44 साल में सबसे अधिक बारिश होने का रिकॉर्ड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सरकार ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश जारी किए। मेट्रो रेल सेवा 7 सितंबर से शुरू होगी। विद्यालय और महाविद्यालय 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत कोविड महामारी से सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में। ओडिशा सरकार ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा एनईईटी के सुचारू संचालन के लिए 7 शहरों से पूर्णबंदी हटाई। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन के ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप चलाने में शामिल कंपनियों के लगभग 47 करोड़ रुपए फ्रीज किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।